डीडी नेशनल पर। नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। जैसा कि हम हमेशा अपने इस शो के ज़रिए ख़वातीन को ख़ास तौर से बहुत सारी बातें बताते हैं, कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी जानकारियाँ जिनके तय वो बेदार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर से बेहतरीन बनाएं। नाज़रीन, पिछली दफ़ा हमने आपकी मुलाकात करवाई थी डॉक्टर शेफाली गुलाटी से, जिनसे हमने जानकारी हासिल की थी ऑटिज़म से जुड़ी हुई, लेकिन कुछ बातें अधूरी रह गई थी जिन्हें मुकम्मल करना ज़रूरी है। तो आज के इस शुमारे में हम बात करेंगे, फिर से रुख करेंगे डॉक्टर शेफाली की तरफ। अगर वालिदैन हैं और उनका बच्चा ऑटिस्टिक है तो क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उनके लिए हैं? किस स्टेप के हिसाब से, मतलब पहला कदम क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, या फिर उस बच्चे की जो टीचर है उसका क्या रोल होना चाहिए? इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। एक तो आगे चलने से पहले एक चीज़ समझिए कि ऑटिज़म 4.5 गुना ज़्यादा लड़कों में देखा जाता है लड़कियों से, और अभी का ये समझना है। दूसरा ये है कि जब हम लोग जब पेरेंट्स को पता चला है कि ऑटिज़म है तो सबसे पहले डिनायल में जाते हैं। डिनायल मतलब है वो 10 डॉक्टर के पास जाएंगे कि कोई एक जना बोल दे कि उसको ऑटिज़म नहीं है। और जब आपको पता है कि परेशानी है और हमें व्यवहार में तो दिख ही रही है, हमें डायग्नोस्टिक लेबल या टर्म से कुछ नहीं करना चाहिए। जो बच्चे की परेशानी है उसके लिए जो इंटरवेंशन बताई जा रही है वो करनी है, जो बिहेवियर इंटरवेंशन होती हैं, और वो जितना जल्दी शुरू करें उतना ही बच्चे के लिए बेटर रहता है। एक तो आपको लर्न टू एक्सेप्ट तो है कि डिनायल से हट के एक्सेप्ट करें। नंबर 2 है ये समझने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपने नहीं की या कोई चीज़ ऐसी है जो गलत हो गई जिसकी वजह से उसको ऑटिज़म है। ना माँ बाप की कोई गलती है ना बच्चे की कोई गलती है जिसकी वजह से उसको परेशानी है, तो गिल्ट नहीं रखें। नंबर 3, उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ें। जैसे इंटरवेंशन बताया है, सिर्फ थेरेपी सेंटर्स में ले जाके थेरेपी देने से फ़ायदा नहीं है। आपको उसको पूरी अपने डेली शेड्यूल में उसको बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है जिसमें ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होनी है। और ये मत सोचिए कि ये इसको परेशानी है तो ये चीज़ें रेक्टिफाई होंगी, उनको सही करेंगे। हमें सिर्फ एडजस्ट और अडाप्ट करना है और उनको जैसे सीख रहे हैं वैसे सिखाना है। जैसे कि इन बच्चों में मुँह से इंस्ट्रक्शन हम वर्बली बोलते हैं, उसकी बनिस्बत विजुअल क्यूज़ देंगे तो उनको समझ ज़्यादा आएगा। उनका एक प्लानर सा बना के, पूरा शेड्यूल का पिक्टोरल प्लानर बना के दीवार पे लगा के या नोट उनका बोर्ड में लगाएंगे तो दे आर मोर कंफर्टेबल। तो उसी हिसाब से जैसे वो सीखते हैं उनको सिखाना है और उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाना है। मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेकर जाना है। बिल्कुल सही फरमाया आपने डॉक्टर शेफाली की। अक्सर हम ये देखते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों के जो वालिदैन हैं वो ये सोचते हैं कि हम तो थेरेपी सेंटर पर लेकर जा रहे हैं, बस सारा काम उनका है, वो सिखाएं। खुद से उनके कोई एफर्ट्स नहीं होते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है, क्योंकि थेरेपी सेंटर्स की बात अलग है, जहाँ आप ले जा रहे हैं उसको वो सीख रहा है, लेकिन घर में भी उतना ही आपको सिखाना है, उन पर उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत भी है। अगर बात करें यहाँ पर वालिदा की, डॉक्टर, जो माँ होती है वो सबसे करीब होती है अपने बच्चे की, तो उस वालिदैन, उस माँ के सामने कौन कौन सी वो चुनौतियाँ पेश आती हैं, परेशानियाँ दरपेश आती हैं, जिन्हें वो पार करके एक अपने बच्चे को जो ऑटिस्टिक है उसको एक नॉर्मल ज़िंदगी दे सकती है? एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये फैमिली सेंट्रिक करना चाहिए। ये नहीं है कि मॉम सेंट्रिक, माँ के ऊपर सेंटर नहीं होना चाहिए। ये जो परेशानी है जो बच्चे में, उसको हल करने के लिए सारी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो उसमें जॉइंट फैमिली है, चाहे हस्बैंड वाइफ ही है। पर मतलब सिर्फ अकेला, जनरली मैंने देखा है कि अब मेरे को 35 साल से पेशेंट से ऑटिज्म के देख रहे, तो कई बार देखा है कि मदर्स को बोलते हैं नौकरी छोड़ के घर बैठो और बच्चे को ही देखो। तो उसमें हमने देखा है कि हमारी 80% मदर्स क्लिनिकली डिप्रेस हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम।
उसका हमारा पेपर भी पब्लिश हुआ है, उसमें क्लिनिकली डिप्रेस मीनिंग नॉट फीलिंग लो, सिर्फ थोड़ा सा लो फील करना नहीं है, एक्चुअली डिप्रेशन में जो साइकाट्रिक डायग्नोस्टिक है। तो इसलिए पेरेंट्स को मैं जब काउंसलिंग करती हूँ तो यही बोलती हूँ कि आपको एक एज अ फैमिली बच्चे को सपोर्ट करना है, ना कि सिर्फ मॉम को, क्योंकि क्या है कि मदर के ऊपर घर का भी सारा होता है, जिसको साथ में अगर जॉब भी छोड़ के बैठ गए हैं लेकिन घर का भी सारा है, बच्चे का भी सारा डाला है। तो देखो जब हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है तो हमारे को उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है, सदमा होता है, लेकिन अगर मदर वो 24 घंटे में उसी सदमे में है तो ऑब्वियसली क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो ही जाएंगे। तो अगर जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा हमारा माइंड रिजुविनेट होता है। तो इसलिए मदर्स को ये बोलते हैं जो वर्क कर रहे हैं थोड़ा टाइम का सबैटिकल लो, छुट्टी लीजिए 6 महीने 9 महीने, उसके बाद टाइमिंग कम कर दीजिए पर जॉब करिए साथ में, तभी आप अच्छी तरह उसके लिए हेल्थ आपकी, अगर मेंटली आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपको फिजिकली भी हेल्थ अच्छा रखना है, मेंटली भी रखना है, तभी आप अपने बच्चे की प्रॉपरली उसके आगे बढ़ा सकेंगे। और जो ये सारी चीज़ें जैसे आपको बताई जाती है उसका पूरा शेड्यूल बनाना, उसकी थेरेपीज़ को इनकॉर्पोरेट करना शेड्यूल में एज अ फैमिली करना है। तो मदर्स को ये समझना है कि वो कि कैसे एक एक चीज़ पे आगे जाना है। और थेरेपी सेंटर के से जब भी जा रहे हैं तो होम बेस्ड प्लान भी लेना है कि घर में क्या करना है, और घर में अगर कुछ हम नहीं करेंगे तो आगे वो थेरेपीज का ऐसा घर में आपने कहा होम मेड प्लान्स, तो थोड़ा इस पे भी आप रोशनी डालें कि पूरे जो घर के लोग हैं वो कैसे उस बच्चे को इन्वॉल्व रख सकते हैं अपने साथ, क्योंकि इमेजिनरी वर्ल्ड में वो जीने लगता है, तो वहां से खींच के लाना, खुद के साथ इन्वॉल्व करना, उसके लिए क्या क्या उसको काम दिए जाएं, क्या इन्वॉल्वमेंट्स उसकी रहे। एक्चुअली ये है कि अभी बच्चे के साथ आप इंगेज करिए, उनके साथ एक्टिविटीज करिए, तो वो सारी हम गाइड करते हैं। एक्चुअली अगर आपको रिसोर्स मटेरियल चाहिए इसके बारे में तो हमारी एक वेबसाइट है www.ped मतलब बच्चा, PED पीडियाट्रिक्स, न्यूरो इज ब्रेन NEURO, pedneuroaims.org, pedneuroaims.org। उसमें पेरेंट्स कॉर्नर है, उसमें काफ़ी सारे रिसोर्स हमने हिंदी और इंग्लिश में पेरेंट्स के लिए काफ़ी सारी न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस के बनाए हैं, जिसमें से ऑटिज्म की बहुत बुक्स हैं। उसके अंदर हमने बनाए हैं बुकलेट जिसमें आपको इंटरवेंशन जो घर में कैसे, घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ, खिलौनों के साथ उसको कैसे इंगेज कर सकते हैं, वो सारा उसमें दिया है ताकि आप उसको इन्वॉल्व करके करिए। जी, बहुत खूब डॉक्टर शेफाली, आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई उन वालिदैन के लिए जो ये बड़े परेशान रहते कि हम बच्चे से कैसे इन्वॉल्वमेंट रखें, क्योंकि बच्चा जो है वो ना तो नजरें मिला रहा है, कतरा रहा है, खामोश है, अलग थलग है, तो वो कंडीशन बड़ी मुश्किल हो जाती है वालिदैन के लिए। अच्छा, ये ऑटिज्म में क्या एडवांसमेंट आए हैं डॉक्टर शेफाली, ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या रिसर्चेस, न्यू रिसर्च सामने आई है? ऑटिज्म में बहुत सारा रिसर्च चल रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हैं बहुत एस्पेक्ट्स के। एक तो किस कारण से है, क्योंकि ऑटिज्म के जो कारण हैं काफ़ी सारे हैं, कुछ जेनेटिक कारण है, अनुवांशिक, कुछ इन्वायरमेंटल कारण है, और कुछ इन्वायरमेंटल कारण कैसे आपके जीन्स के एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं। जो मुझे जीन्स मिली है मेरे पेरेंट्स से वो तो सेम है, पर वो जीन्स का जब एक्सप्रेशन हो रहा है तो वो इन्वायरमेंट उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो इन्वायरमेंट में जैसे एयर पोल्यूशन है, जैसे पेस्टिसाइड एक्सपोजर है, मदर्स कोई दवाई ले रही हैं जैसे वैल्प्रोइट वगैरह है, तो ये सारा से हमने एक स्टडी किया था जिसके अंदर फादर्स जो हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म था उनके स्पर्म का एपिजीनोम देखा, तो उसमें मिथाइलेशन डिफेक्ट है, मतलब फादर की एडवांस स्टेज, फादर का जो लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फैक्टर, वो सब भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के रखनी है। और ओवरऑल जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उसकी वजह से अगर एक फैमिली में एक बच्चे को ऑटिज्म है तो दूसरा प्रेगनेंसी में रिकरेंस रिस्क 4% होता है, एंड अगर एक लड़की को ऑटिज्म है तो उसमें 7% होता है। ऑल्दो लड़कों में ज़्यादा है ऑटिज्म, लेकिन एक लड़की को है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिकरेंस रिस्क बड़ा है, और 2 बच्चों को ऑटिज्म है तो 25 to 35% रिकरेंस रिस्क है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऑटिज्म होने का। तो ये हमारे को देख के समझ के चलना है कि इसमें एक तो इसके ऊपर काफ़ी और चीज़ें अनुसंधान चल रहा है कि हैवी मेटल्स का जो एक्सपोजर है, लेड है, जो हमारे लेड पाइप्स हैं, लेड पेंट्स हैं, लेड बैटरीज का जो इलीगली जो रिसाइकल होती हैं, इन सब से आर्सेनिक कितना कंटेमिनेशन है,
मर्कुरी, क्रोमियम, ये सब पे हम लोगों ने अनुसंधान किया, उनके लेवल्स हाई आ रहे हैं। तो इसलिए ये सब का देखना इम्पॉर्टेंट है और कि क्या हो रहा है। अदरवाइज उसको अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए काफ़ी सारा टेक्निक्स बना है, जिसमें बच्चे की आई ट्रैकिंग वगैरह करना, उनके वीडियो बेस से करना से है, और काफ़ी सारे डिवाइसेस बनाए हैं। जैसे हम लोगों ने हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन चाइल्डहुड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, और ये बच्चे कैसे रोबोट से इंटरैक्ट करते हैं। ह्यूमन रोबोट्स बड़े टाइप के होते हैं, रोबोट्स जो ह्यूमन की तरह होते हैं उनको ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहते हैं। तो हम लोगों ने IIT, IIIT और CDAC वगैरह के साथ कोलैबोरेशन करके ये सारा अनुसंधान किया है, जो इनके बच्चों के प्रिडिक्शन स्किल्स और जॉइंट अटेंशन ये सब वो इम्प्रूव करने के लिए सारी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर बनाए हैं, और ये सारों से बच्चों की जो पोटेंशियल है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और स्टडीज़ में गट माइक्रोबियोम पे स्टडी किया है। अगर हम लोग खाना घर में एक फैमिली में जनरली सिमिलर ही खाते हैं तो हमारे गट का जो फ्लोरा है वो सेम होना चाहिए, पर ऑटिज़म के बच्चे और उनके जो बहन भाई हैं जिनको ऑटिज़म नहीं है उनका गट माइक्रोबियोम में फ़र्क आया था। तो अभी हमारा ग्लूटेन फ्री, केज़न फ्री डाइट पे अनुसंधान कंप्लीट हुआ है, उसमें बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, और प्रोबायोटिक्स के ऊपर भी अनुसंधान वगैरह चल रहा है। उसके अंदर वो भी सारी चीज़ों पे अभी न्यू स्टडीज़ चल रही हैं आगे, उसके अंदर क्या क्या इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, यानी कि आगे बेटरमेंट की मतलब वो है, मतलब एक कहते हैं ना राह है जिस पर चलकर जो है ऐसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल ज़िंदगी जैसे और लोग हैं और बच्चे हैं ऐसे गुजार सकते हैं, चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं। अच्छा, दवाओं की अगर हम बात करें तो क्या दवाओं का भी इसमें इस कंडीशन में कोई रोल अहम होता है? मैंने ये देखा है अक्सर कि कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो वालिदैन क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और डॉक्टर्स अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें IQ लेवल को बेटरमेंट करने के लिए कुछ दवाएं देने लगते हैं, टॉनिक्स देने लगते हैं। तो ये क्या ठीक है? दवाओं का क्या रोल है इसमें? दवाओं का ऐसे कोई एविडेंस नहीं है टॉनिक्स वगैरह का एज ऑफ नाउ। जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मिर्गी है, साथ में हाइपर एग्रेसिव है बच्चा, हाइपर एक्टिव है, इनअटेंशन है, या जब सुला रहे हैं उसमें ज़्यादा टाइम ले रहा है सोने में, तो उन सब में कुछ टाइम के लिए दवाई देते हैं। पर ऐसी दवाई नहीं है जो आपका ब्रेन IQ को बढ़ाए, और ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे जो ऑटिज़म के हैं उनकी समझ कम होती है। विदेशों में बोला गया कि 40% बच्चों की ऑफ ऑटिज़म समझ कम होती है, पर हमारे यहाँ पे 70 से 80% की समझ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन कई एक्सेप्शनली ब्रिलियंट सेवेंट क्वालिटीज़ भी होती हैं। जैसे अभी हिस्टोरिकली देखा जाए तो आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, मोज़ार्ट, चार्ल्स न्यूटन, इन सब आइजैक न्यूटन, इन सबको ऑटिज़म रेट्रोस्पेक्टिवली देखा है कि ऑटिज़म था। तो बेसिकली अभी अब यह है कि ये नहीं कि सारों के बच्चे एक्सेप्शनली करेंगे, लेकिन ऐसा है कि उसमें सबको समझ कमी नहीं होती, कईयों के एक्सेप्शनल स्किल्स भी होते हैं और कई हाई फंक्शनिंग भी होते हैं। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि हम उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक उनको ले जा सकते हैं। लेकिन जो ब्रेन IQ वगैरह के लिए सो कॉल्ड टॉनिक्स हैं, उनसे ऐसा कुछ अभी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पूछी, एक्चुअली CAM होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो ये 80% जो पेरेंट्स हैं वो ट्राई एंड एरर से कई नई चीज़ें करते हैं। जैसे उसके अंदर योगा का एक रोल है, जिसके ऊपर हम भी एक स्टडी शुरू कर रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी पे भी, लेकिन वो स्टडी कर रहे हैं। लेकिन कि जो कई चीज़ें हैं जिनका अभी प्रूवन रोल नहीं है, जैसे स्टेम सेल है, स्टेम सेल इन ऑटिज़म, जब हमें क्लियर ही नहीं है ऑटिज़म है क्यों, तो स्टेम सेल जो दूसरे सेल बनाता है वो कैसे उसको करेगा ठीक, तो उस पर अनुसंधान चल रहा है। हमारे यहाँ पे भी हम कुछ उसके स्टेम सेल्स के कुछ पार्ट को लेकर हम ऑटिज़म के माइस मॉडल में स्टडी कर रहे हैं, पर अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं है। और अपने आप ही कोई चीनी बंद कर देते हैं, कोई आटा व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, कोई दूध कर देते हैं, ऐसे अलग अलग लोग ब्रोकोली का शुरू करते हैं, कोई कम कैमल मिल्क है, वो सब जो प्रूवन चीज़ें नहीं है उस पर हिट एंड ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो बच्चे को वैसे ही प्रॉब्लम है, होता है, कहीं वक्त ज़ाया होता है, और जब उसको
आप हेल्प करिए, जो हम लोग स्टडी वगैरह करते हैं तो वो एविडेंस जनरेट करने के लिए हेल्प करिए, उसमें पार्ट लीजिए कि जिससे हमें पता चले कि किससे फ़ायदा है किससे नहीं। पर ऐसे ही ट्रायल एंड एरर करेंगे अपने बच्चे पे, क्योंकि ये बीमारी जो है, जो बीमारी नहीं कंडीशन जो है ये लाइफ लॉन्ग है। तो ये तो नहीं आप हिट एंड ट्राई करते रहेंगे और बच्चे को, तो आप जो भी एविडेंस बेस्ड है अपने डॉक्टर से सलाह करिए, और जो जिसका भी अगर ट्रायल्स चल रहे हैं तो आप उसमें पार्ट लीजिए टू हेल्प अंडरस्टैंड ऑटिज्म। बनिस्बत अपने बच्चे पे ट्रायल एंड एरर करें। डॉक्टर शेफाली, वाकई आपने बहुत अहम जानकारी हमारे नाजरीन को फराहम की है। ऑटिज़म से जुड़ी हुई बहुत से वालिदैन बड़ी कश्मकश और वसवसे में रहते हैं कि बच्चे को कहाँ से शुरू करें, बच्चे के साथ क्या मेहनत करें, किसके पास ले जाएं, और कौन कौन सी स्टडीज़ एंड रिसर्चेज हैं इस कंडीशन से जुड़ी, उन्हें ये भी नहीं मालूम होता है। जिसमें कि आपने एक वेबसाइट भी बताई है कि उस पर वालिदैन जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बच्चे के साथ करनी ज़रूरी हैं। और इसी के साथ मैं ये चाहूँगी कि आप चलते चलते हमारे नाजरीन को एक पैगाम अपनी तरफ से दें, ख़ासतौर से उन वालिदैन को जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं। तो मेरे को मैसेज देना है, पहले तो जिनके बच्चों को ऑटिज्म नहीं है, ये आप ध्यान रखिए कि हर इंसान का और हर बच्चे का इक्वल राइट है फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ। मैं बाकियों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो लोग इसके लिए बॉदर नहीं करते हैं। हमारे पास एक ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच लाइफ का नहीं है। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, और इसका ना उन पेरेंट्स की ना बच्चों की गलती है कि उनको एक परेशानी है, और इसीलिए आप उनको स्टिग्मा नहीं अटैच होना चाहिए। उसको आपको हम उनको सहानुभूति नहीं चाहिए, उनको एम्पैथी चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए, एम्पैथी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और आप सपोर्ट करिए। और जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, एक तो आप एक्सेप्ट करिए, और इंक्लूजन जो हम बात करते हैं सोसाइटी की और स्कूल की, इंक्लूजन बिगिंस फ्रॉम होम, घर में शुरू होती है। कैसे आपने देखा है बर्थडे पार्टीज़ में या शादियों में कितने लोग आते हैं जिनको ऑटिज्म है, तो पहले हम घर में ही उनको इन्वॉल्व करें। और ये है कि पहले ज़माने में बोलते थे नॉर्मल, अब नॉर्मल, फिर बोलते थे स्पेशल नीड्स, न्यूरोटिपिकल, आजकल बोलते हैं न्यूरो डाइवर्स। अब ये 5 उंगलियां हैं, सारी बराबर नहीं है, पर सारी मिल के एक हाथ बनाते हैं। साथ में आपने देखा था स्कूल में कई लोग बहुत मर मर के पास होते थे, 4-5 लोग टॉपर की पोजीशन के लिए लड़ाई करते थे हमेशा, और बाकी सब बीच में होते थे। तो हम सबको एक्सेप्ट करते हैं एज अ डाइवर्सिटी, राइट। तो इसीलिए आजकल कहा जा रहा है कि सारे न्यूरो डाइवर्स हैं, हमें किसी को नहीं बदलना है, किसी के लिए हमें एडजस्ट और अडाप्ट होना है इस सोसाइटी में। और आप लोग अकेले नहीं हो, आपको बताया इतने लोग हैं जिनको परेशानी है। और एक और चीज़ है, स्क्रीन टाइम एक्सपोजर को कम रखना है। इसके अंदर जितना हो सके आप इंगेज करिए बच्चे को, और उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाइए। और साथ में सिर्फ मम्मी के ऊपर नहीं छोड़ना है, एक पूरी फैमिली को सपोर्ट सिस्टम के साथ करना है। और आगे चलकर आप लोग अपने बच्चे के ऊपर आपको फ़क्र रहना चाहिए कि जो जो चीज़ें कर सकता है, क्या नहीं कर सकता पे नहीं फोकस करना। किसी का भी ग्लास पूरा भरा नहीं होता है ना। तो इसलिए ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ है और अप्रैल का, और उसके अंदर जो है कि ये बोला जा रहा है कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, और यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल गोल्स के चलते हुए आगे। तो हमारे को यह है कि हर बच्चा जो मैक्सिमम कर सकता है उस तक पोटेंशियल तक ले जाए, और एक फ्रूटफुल सिटीजन सोसाइटी का बने, और माँ बाप को फ़क्र हो अपने बच्चे का, और उसको कभी दोषी मत ठहराइए, उसकी कोई गलती नहीं। और माँ को भी कभी दोषी नहीं ठहराइए, क्योंकि जनरली हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ माँ पे ही दे दिया जाता है। तो किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन और हम सबको मिलके आगे चल के एक बड़ा अच्छा नेशन बनाना है। बहुत खूब डॉक्टर शेफाली, वाकई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन आपने ये मैसेज दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी अहम जानकारी फराहम करने के लिए। साथ ही हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगली बार हम आपको फिर से जहमत देंगे और कोई और मौजू हमारा रहेगा जिस पर हम आपसे जानकारी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए नाज़रीन, कुछ लम्हे फुर्सत के प्रोग्राम में चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी। हो खुदी पर यकीन तो सहारा किसका, मंजिल उसे मैसर इरादा बुलंद जिसका। नीतू सिंह एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी संवारी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से हो गई। गुजरते वक्त के साथ उन्हें कहीं न कहीं अपनी पढ़ाई पूरी न होने की खलिश थी।
अपने शौहर के साथ जब वो दिल्ली आई तो पढ़ाई पूरी करने का और कुछ बनने का ख्याल और भी पुख्ता हो गया। दिल्ली के मिरिंडा हाउस से पढ़ाई पूरी की और 1200 रुपए में कारोबार की शुरुआत की। सच्ची लगन और कड़ी मेहनत की बदौलत वो आज करोड़ों की मालकिन है। अपने वर्कर्स की परेशानियों को सुलझाने और साथ साथ अपने काम को वक्त पर पूरा करना उनकी कामयाबी की बुनियाद है और इसी की बदौलत वो कई मैगजीन की कवर स्टोरी भी बनी, बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया। अपनी जिंदगी को एक नई पहचान देकर वो ना खुद के लिए बल्कि हजारों खवातीन के लिए एक मिसाल बनी। बेड़ियां तोड़कर जो जमाने से लड़ा करता है, सुर्खरू होता है इन्हीं का जमाल। बेड़ियां तोड़कर जो जमाने से लड़ा करता है, सुर्खरू होता है इन्हीं का जमाल। तो चलिए नाजरीन, अब रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। बालों में डैंड्रफ की परेशानी यूं तो काफी आम सी परेशानी लगती है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि इस डैंड्रफ से भी हेयर फॉल हो जाता है। तो चलिए आज एक नुस्खा आपको बता देते हैं, जिसको लगाने से डैंड्रफ कोसों दूर भाग जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले लेनी होगी 1 कटोरी दही और इसमें एक पूरे नींबू का रस निचोड़कर इसे मिलाना होगा। साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा लीजिए और उसका रस निकालकर वो भी इसमें मिला लीजिए और फिर 1 कपूर की टिकिया लीजिए, उसे भी इसमें मिला लीजिए। अब इन चारों चीजों को अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अच्छी तरह से बालों में और बालों की जड़ों में लगाना है। आधा घंटा ऐसे ही लगा रहने दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से बाल धो लीजिए। अब आप इस मास्क को 15 दिन में एक बार लगा सकती हैं और फिर जल्द ही आप पाएंगी डैंड्रफ फ्री और खूबसूरत बाल। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शुमारा कुछ लम्हे फुर्सत के। ये प्रोग्राम जो आपको ही डेडिकेटेड है, ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहती हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ज़रिए हम आपको बेदार करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये शुमारा आपको पसंद आया होगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, आदाब।